चलो, तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ते हुए अभी तक आए, वो था सेलुलर रेस्पिरेशन। तो जो हमने सेलुलर रेस्पिरेशन अभी पढ़ा, उसमें जो फर्स्ट स्टेप था ग्लाइकोलाइसिस। सो अभी तक जो हम पढ़े वो था आपका एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट। अब बोलोगे एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? देखो, अभी जो आपने पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस, उसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। उसमें ग्लूकोज जो था वो पूरा ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो गया था। तो पूरे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ था, इसका मतलब ऑक्सीजन अच्छे खासे मात्रा में था, मतलब अच्छे खासे अमाउंट में प्रेजेंट था, इसलिए सारे ग्लूकोज को रिएक्ट करा दिया। उसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ऑक्सीजन बहुत कम हो जाता है, या तो एब्सेंस तो हो ही नहीं सकता। बहुत कम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपका रेस्पिरेशन जब चल रहा होता है तो उसे हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो अभी जो हमने कंप्लीट किया वो था एक एरोबिक रेस्पिरेशन का एक पार्ट था, ठीक है? आपने पूरा नहीं पढ़ा है अभी। अब हम देखेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अभी मैंने बोला पूरा नहीं पढ़े हो आप अभी तक एरोबिक रेस्पिरेशन, इसका मतलब ये है कि आप हायर स्टैंडर्ड में भी और इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है? ये मत समझना कि आपको मैं बुक का पूरा नहीं पढ़ाया हूँ, बुक का पूरा पढ़ा चुका हूँ। सो एनएरोबिक रेस्पिरेशन कब होता है? व्हेन ऑक्सीजन का अमाउंट इज़ वेरी लेस। इसलिए मैं डाउन कर दिया इसे, ठीक है? जब ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत लेस होता है तब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। और इसमें जो आपका ग्लूकोज होता है वो पार्शियली ऑक्सीडाइज होता है। क्या होता है? पार्शियली ऑक्सीडाइज होता है, मतलब आपका जो ग्लूकोज होता है वो पूरे तरीके से ऑक्सीडाइज नहीं होता है। अगर लेक्चर पे ध्यान नहीं दिया होगा तो नहीं समझेगा। मैंने पहले आपको बताया था ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है, पूरा ग्लूकोज, बट यहाँ पे पूरा ग्लूकोज ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है। जब ग्लूकोज ही पूरा ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है तो आगे आपकी एनर्जी भी होगी बट कम होगी, बहुत कम होगा एनर्जी आपका, ठीक है? सो ग्लूकोज पार्शियली ऑक्सीडाइज हो रहा है, सो लेस एनर्जी प्रोड्यूस होगा। सीधी सी बात है, सिंपल बात है। तो ये होता कब है? ये तो आपने देख लिया, एरोबिक रेस्पिरेशन नॉर्मली हमारे बॉडी के अंदर होता है, लेकिन ये एनारोबिक रेस्पिरेशन कब और कहाँ होता है बताता हूँ। एनारोबिक रेस्पिरेशन तब होता है जब कोई प्लांट्स, बड़े बड़े जो प्लांट्स होते हैं, उनके सराउंडिंग में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तब ऐसा होता है। या तो हमारे बॉडी के अंदर कब होता है? जब हम एक्सट्रीम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। एक्सरसाइज के टाइम पे क्या होता है? हमारे मसल्स को कंटिन्यूसली ब्लड फ्लो का रिक्वायरमेंट चाहिए होता है, और ब्लड फ्लो के साथ साथ ऑक्सीजन का भी रिक्वायरमेंट चाहिए होता है। इसलिए हमारी ब्रीथ जो होता है, पल्स रेट जो होता है, वो भी बढ़ जाता है एक्सरसाइज के टाइम पे। ज़्यादा उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन लेगा तब ज़्यादा ग्लूकोज को साथ रिएक्ट होगा, तब ज़्यादा एनर्जी बनाएगा, है ना? तो उसको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन उतना ऑक्सीजन मिल नहीं पाता। सांस ले किससे रहे हो भाई? छोटे से मुंह से और वो छोटे से होल से नाक, मतलब नाक, उससे आप सांस ले रहे हो, तो उतना अमाउंट में ऑक्सीजन मिलता नहीं। फॉर एग्जांपल अगर आप रनिंग कर रहे हो तो आपके जो थाई मसल्स होते हैं उनमें धीरे धीरे एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब क्या? ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो जो आपके मसल्स के सेल्स में ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन पूरे तरीके से नहीं, पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है? पूरा ग्लूकोज ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, तो आपका एनर्जी भी कितना प्रोड्यूस हो रहा है? लेस एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। और इसी में हमको एक प्रोडक्ट मिलता है जिसको हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स के अंदर। ये लैक्टिक एसिड जब प्रोड्यूस होना चालू होता है हमारे मसल्स के अंदर, तो वो मसल टायर्ड होता है। टायर्ड इन शॉर्ट, जो आपने बोला पेन, टायर्ड हो गया तभी तो पेन हो रहा है ना। तो लैक्टिक एसिड की वजह से ये होता है। देखो यहाँ पे बहुत अच्छा डायग्राम दिया है, मैं इसे डायग्राम नहीं बना रहा हूँ,
देखो यहाँ पे आपका ग्लूकोज है, ग्लाइकोलिसिस हुआ, पायरुविक एसिड बना। अब पायरुविक एसिड बना जो यहाँ पर इसका फर्मेंटेशन हो गया, आगे स्टेप्स नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन तो है ही नहीं, ठीक है, आई बात समझ में। और इससे क्या बना, विनेगर, वाइटामिन, वेरियस माइक्रोब्स। अभी देखो ये जो होते हैं अलग अलग माइक्रोब्स के लिए यूज़फुल होते हैं। अब आप बोलोगे ये क्या बन रहा है, ये हमारे बॉडी के अंदर तो होता नहीं है, ठीक है, आ रहा है अभी, देखो, ठीक है, आई बात समझ में। ये जो चीज़ होता है, जैसे आपको अगर विनेगर फॉर्म करना है या अलग अलग वाइटामिन के सप्लीमेंट्स बनाना है, इस तरीके से आप बना सकते हो। आपके बॉडी में जो एक्चुअल होता है, यहाँ पर देखो, ये है पायरुविक एसिड हो गया, पायरुविक एसिड से फर्मेंटेशन हुआ, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुआ। किसके अंदर प्रोड्यूस हुआ, एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स मतलब क्या, जो रेड ब्लड सेल होते हैं उसको हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। और मसल सेल्स के अंदर, अभी तो मैंने बताया ना, मसल्स के अंदर प्रोड्यूस होता है लैक्टिक एसिड, इसकी वजह से आपको टायर्डनेस फील होता है। फिर अगर आपको अल्कोहल बनाना है, आपका ग्लूकोज है, उसको ऑक्सीडाइज कराओ, पायरुविक एसिड बना, पायरुविक एसिड का फर्मेंटेशन करा दो और अल्कोहल बन जाएगा उससे, ठीक है। फर्मेंटेशन किससे होगा, यीस्ट से होगा, आई बात समझ में। तो ये आपको दिया है यहाँ पर, और जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो यहाँ पर पूरा पैराग्राफ में लिखा हुआ है। और यहाँ पे एक और चीज़ लिखा हुआ है कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि सरवाइव नहीं कर पाते हैं ऑक्सीजन में, ठीक है। और कुछ ऐसे जो सीड्स होते हैं, जैसे अगर मैं सीड का एग्जांपल ले लूँ, कुछ ऐसे सीड होते हैं जो पानी के अंदर उगते हैं। अब पानी के अंदर उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होता है, तो सीड को उगना है, लेकिन उसको ग्रो करना है। लेक्चर पे ध्यान नहीं है आपका, सीड को ग्रो करना है और पानी के अंदर है, बट पानी के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, तो सीड क्या करेगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करेगा। जितना भी ऑक्सीजन है थोड़ी बहुत एनर्जी के साथ ग्रो करना चालू होगा। तो यहाँ पर आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था आपके लिए बस क्लास 10th में, जो कि यहाँ पे पूरा हो गया। ये दोनों फ्लो चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन का फ्लो चार्ट, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन का फ्लो चार्ट, ठीक है। स्वागत है दोस्तों आपको मेरे YouTube चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं टेक्निकल गुरु जी। चलो, एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा प्रोटीन की, जिसकी बात मैं पहले लेक्चर में कुछ ज़्यादा ही कर चुका था, तो मुझे नहीं लगता कि रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। देखो, सबसे पहले तो याद रखो, प्रोटीन खा रहे हो, 1 ग्राम प्रोटीन से आपको एनर्जी कितनी मिलती है। 1 ग्राम प्रोटीन गिव्स यू 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी, ठीक है, आई बात समझ में। अब मैंने आपको बताया था, जब आप एक्सट्रीम स्टारवेशन में जाते हो, आपकी बॉडी पहले कार्बोहाइड्रेट, फिर लिपिड, फिर एट द एंड प्रोटीन पे आ जाती है। तो यहाँ पे वही दिया है कि सबसे पहले क्या होगा, आपका जो प्रोटीन है वो कन्वर्ट होगा अमाइनो एसिड्स में। अमाइनो एसिड्स जो है वो एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, किससे, एब्जॉर्ब बाय किससे, आपके इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये मत समझ लेना कि ये खाली आपका स्टारवेशन के टाइम पे होता है। जब आप नॉर्मली प्रोटीन खाते हो तो आपके पेट में यही होता है, आपके स्टमक में जाता है, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होता है, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है इसे, फिर इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करने के बाद कहाँ पे जाएगा, ब्लड स्ट्रीम, है ना, फिर ब्लड स्ट्रीम से कहाँ जाएगा, आपके रिक्वायर्ड बॉडी पार्ट। तो ये आपका प्रोटीन का फ्लो चार्ट है कि कैसे आपका प्रोटीन यूज़ में आता है। और देखो, एक चीज़ समझ लो, आपका अमाइनो एसिड गया ना, ठीक है, समझ लो अमाइनो एसिड कहीं पे गया, किसी भी पार्ट पे गया,
तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझने की बात है कि प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, फिर आपके बॉडी में फिर से प्रोटीन में कन्वर्ट होगा। तो क्यों इसे अमाइनो एसिड में कन्वर्ट किया जा रहा है? इसके पीछे दो रीज़न है। प्रोटीन जो होता है एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, आई बात समझ में? प्रोटीन एक मैक्रो